बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आते कहाँ पे हैं, कहाँ से हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो आप इंडस्ट्री के अंदर भी बना सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स इसके दो ही हैं, एनिमल और प्लांट। एनिमल में ये प्रोटीन की और फैट की शक्ल में है। प्रोटीन आपको गोश्त से हासिल होते हैं या अंडों से, मटन, चिकन वगैरह, बीफ वगैरह। और फैट आपको मिल्क, बटर और चीज़ से हासिल होती हैं। प्लांट की तरफ अगर हम देखें तो प्लांट से आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलती हैं, एक डेड प्लांट से, एक लिविंग प्लांट से। लिविंग प्लांट से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और ऑयल वगैरह हासिल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट वीट, मेज़, पोटैटोज़, बार्ली और राइस से रिसीव होता है। प्रोटीन पल्सेस और बीन से। विटामिन फ्रूट से हासिल होते हैं। ऑयल जो हैं उनके मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट हैं उनके सीड से हासिल होती हैं। डेड प्लांट की बात करें तो डेड प्लांट से आपको कोल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह हासिल होती है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अभी डेड प्लांट के बारे में, यानी कोल के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट। हम कोल को हम स्टार्ट करते हैं। कोल के अंदर एक कोल बनने के दौरान एक प्रोसेस होता है जी। असल में होता ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये एक ट्री है। ये ट्री अपनी एक लाइफ कंप्लीट करने के बाद सॉइल के ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि हर ट्री की कोई ना कोई तो लाइफ होगी। एक ख़ास टाइम पीरियड गुजारने के बाद ये डेड हो जाएंगे। जो लिविंग प्लांट्स या लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के ज़रिए ये फ़ॉरेन जितने भी पार्टिकल्स, खास स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका मुकाबला करने की सलाहियत होती है। ये अपनी हिफाजत खुद करती है। लेकिन जब ये प्लांट डेड हो जाएंगे तो डेड होने के बाद इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक करना शुरू कर देंगे। इसके अंदर एक प्रोसेस शुरू होगा जिसको हम बोलते हैं डिके, यानी ये डिके होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी। और डिकम्पोजिशन जैसी होगी तो ये ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा पीट के अंदर, जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते हो। ये जो पीट है ये आप समझ लें कि अभी इसमें डिकेइंग का अमल शुरू हुआ है, ये मुकम्मल तौर पर डिके नहीं हुई। ये देखें, इसमें कुछ पार्ट्स आप देख सकते हो वुडन मार टेक्सचर के नज़र आ रहे हैं। तो एक कोल में कन्वर्ट होने के लिए इसको फिर तकरीबन 500 मिलियन साल लगते हैं, तकरीबन ये 50 करोड़ साल बनते हैं। ज़मीन के अंदर जैसे जैसे ये फिर सेडिमेंटेशन का अमल होगा, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन होगी कभी ना कभी। यहाँ पे कई मिलियन साल के बाद यहाँ पे ऊपर सॉइल आ जाएगी। सॉइल आने की वजह से ये ज़मीन के नीचे दबते जाएंगे, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता जाएगा और आपको सबसे डेप्थ पे जाके एंथ्रासाइट मिलेगी। इस डायग्राम के अंदर एंथ्रासाइट दिखाया गया है और इस डायग्राम के अंदर बिटुमिनेंट्स है। और इस नेक्स्ट डायग्राम के अंदर चारों का कंपैरिजन कराया गया है, आप इनको देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखें, ये कुछ प्लांट नज़र आ रहे हैं। प्लांट जो है ना वो डेड होने के बाद ज़मीन के नीचे दब गए हैं। दबने के बाद ये पीट की शक्ल में कन्वर्ट हो गए, यानी पीट में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हम इन पीट्स को छेड़े ना, यहाँ पे ही पड़ा रहने दें, तो ये कुछ अर्सा के बाद सेडिमेंटेशन के जरिए ज़मीन में मज़ीद थोड़ी सी डेप्थ पे चले जाएंगे और ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे ये ज़मीन के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें एंथ्रासाइट सबसे बेहतर कोल है। और इसमें कार्बन कंटेंट की बात करें तो पीट में कार्बन कंटेंट्स 60% होते हैं, लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनस में 80% और एंथ्रासाइट में 90% है। इसी तरह इनके यूजेस भी इसी तरह के हैं। जिसमें कम कार्बन है उसकी क्वालिटी कम है। ये किलन इंडस्ट्री के अंदर, भट्टों के अंदर यूज़ होते हैं। लिग्नाइट जो हैं वो थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होती हैं। बिटुमिनस जो हैं वो हाउस होल्ड के अंदर यूज़ होते हैं और एंथ्रासाइड यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने जो पीछे डायग्राम देखी उसमें देखा होगा कि कार्बन कंटेंट बढ़ रही थी। जैसे जैसे कोल की क्वालिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे कार्बन के कंटेंट बढ़ रहे हैं। कार्बन के कंटेंट्स को इंक्रीज़ करने के अमल को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। यानी किसी भी चीज़
ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कंटेंट की मिकदार को बढ़ाने के अमल को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। इसी तरह एक और टर्म है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस बोलते हैं कि किसी भी हम चीज़ को बर्न करें इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। यानी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लें, उसको एब्सेंस ऑफ एयर में आप बर्न करें तो ये छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो छोटे पार्ट्स हैं इसमें कन्वर्ट करने के अमल को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है तोड़ के अलग अलग करना। तो ये अमल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। कार्बन की यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, ये देखिए एक डायग्राम है। इसमें हमने एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कोल ली है पाउडर की फॉर्म में, क्योंकि ये सॉलिड होता है। आप पहले इसको पाउडर में कन्वर्ट करके इसको एक सोर्स की मदद से हीट अप करना शुरू कर दें। हाई टेम्परेचर पे आपने इसको हीट अप करना है। यहाँ से आपके पास दो किस्म की चीज़ें हासिल होंगी, दो प्रोडक्ट हासिल होंगे। एक यहाँ पे ही रिमेनिंग कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो कि कोक कहलाती हैं, और कुछ वोलेटाइल गैस प्रोड्यूस होगी। ये गैस इस पाइप के ज़रिए इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ऑलरेडी वाटर रखा हुआ, वो गैसेस जो हैं वो पानी के अंदर से गुजरेंगी, और कुछ गैसेस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी और कुछ पानी के अंदर नीचे बैठ जाएंगी। कुछ ऐसी भी गैसेस होंगी जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी, वो इस पाइप के ज़रिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। इन गैसेस को हम बोलते हैं कोल गैसेस। असल में एक कंपाउंड नहीं है बल्कि एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और मीथेन CH4, ये इसका कम्बिनेशन होता है। असल में ये जो दो चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस में मीथेन का इजाफा कर दें तो इसको कोल गैस बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम के अंदर देखें, एक हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की है कोल की, तो आपके पास कोक और हॉट वेपर की शक्ल में कुछ गैसेस हासिल होती हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको ये हासिल होगा 70%, बाकी 30% आपको वेपर्स की शक्ल में मिलेंगे। जो वेपर्स होंगे उसमें हमने बात की कि कुछ पानी के अंदर चीज़ें रह जाएंगी और कुछ एक पाइप से दोबारा गैसेस निकल जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं कोल गैसेस। कोल गैसेस की हमने बात भी की कि ये तीन चीज़ों का मिक्सचर होती है। ये तकरीबन 70% प्रोड्यूस होंगी। जो कंडेंस्ड लिक्विड है, जो लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर चीज़ें रह गई हैं, वो दो तरह की, उसकी दो लेयर्स बन जाएंगी। अपर लेयर में आपके पास अमोनिकल लिक्विड होगा। यानी अमोनिकल लिक्विड क्या है, ये असल में अमोनिया और वाटर का कम्बिनेशन है, H2 होगा, और इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्रोड्यूस होगा, और इसको फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं बाद में अमोनियम सल्फेट के अंदर। ये अमोनियम सल्फेट का फार्मूला NH4 2 SO4, जो कि एक बड़ी अच्छी फर्टिलाइज़र भी है। और दूसरी जो चीज़ है वो नीचे पानी के नीचे बैठी होगी, उसको हम बोलते हैं कोल टार। ये कोल टार बड़ी अनप्लेसेंट सी स्मेल का कंपाउंड होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये आपने देखी होगी रोड्स बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में लुक बोलते हैं। इसके बाद जी कोल के जो पाकिस्तान के अंदर रिज़र्व्स हैं वो कितने हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 184 बिलियन टन के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें 80% जो रिसोर्सेज हैं वो ब्रिक्स इंडस्ट्री के अंदर, भट्टों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बाकी हमारी सिंध अथॉरिटी या डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब एक अदारा है